फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भारत में जो नक्सली हमला हुआ है, माओवादी हमला हुआ है, उसके बारे में। तो हम इस विषय को पूरा पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। तो इसमें हम कुछ विशेष जो डायमेंशंस है उस पर चर्चा करेंगे, जैसे कि जो चर्चा में क्यों है ये विषय, क्या हमला हुआ, कहाँ, जैसे छत्तीसगढ़ में जो हमला हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में हमला हुआ उसके पहले जो माओवादियों ने जो हमला किया है, इसके पहले ये माओवादी का क्या इतिहास रहा है ना। माओवादी, नक्सलवादी, ये कौन है, इनका क्या इतिहास है और इनकी डिमांड क्या है, ये क्या चाहते हैं, है ना। ये जो डोमिसाइल टेररिज्म है, भारत के अंदर घरेलू आतंकवाद है, ये क्या है ना। क्या भारत के साथ अन्य देशों की भी ये समस्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे इनके इतिहास के बारे में कि क्या नक्सलवाद का इतिहास रहा है, क्या इतिहास रहा है माओवाद का। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि भारत में हुए अब तक की जो नक्सलवाद या माओवादी हमले हैं उनका क्या इतिहास रहा है। और इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत के सरकार द्वारा चलाए गए जो अभियान हैं वो क्या क्या है जो नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ रहे हैं। तो पहले हम ये देखें कि आज ये विषय जो चर्चा में है उसका चर्चा में रहने का कारण क्या है। जो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, जैसा कि जो चर्चा का विषय ये है, जो अभी न्यूज़ आई है पिछले दिन कि 175 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पिछले 10 वर्षों में नक्सलवादियों या माओवादियों के द्वारा मारे गए हैं। मैं इसको माओवादी कहूँगा, क्यों कहूँगा, नक्सलवादी माओवादी असल में अब एक ही हो चुके हैं, है ना। तो मैं माओवादी शब्द का इस्तेमाल करूँगा, दोनों का इतिहास बता के मैं कंबाइन करने का प्रयास करूँगा कि आपको समझ आ जाए कि मैंने एक क्यों कहा है इनको। तो पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा ये बड़े बड़े अखबारों की खबर रही है कि ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 175 से ज़्यादा सुरक्षा बलों के जवान और जो आम लोग हैं उनकी हत्या कर दी गई है माओवादियों के द्वारा। और भारत के जो क्षेत्र है, इसमें प्रभावित क्षेत्र, जैसे जो इसका जो रेड एरिया जो कहलाता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है जो माओवादियों से, छत्तीसगढ़ है जैसे भारत का राज्य, या उससे लगा हुआ झारखंड, उड़ीसा, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कुछ इलाका, ये मध्यम रूप से प्रभावित क्षेत्र है, मगर यहाँ पे भी माओवादी की समस्या है। तो अब हम ये चर्चा करेंगे कि भाई ये जो हमला हुआ है, तो जैसे कि आप देखेंगे कि न्यूज़ में आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर, छत्तीसगढ़ में बस्तर ज़िले के पास एक जगह है बीजापुर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर, ये छत्तीसगढ़ जो है बीजापुर में, जो कि एक छत्तीसगढ़ भी अपने आप में एक राज्य है भारत का, जिसका गठन 1 नवंबर 2000 में हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर। और छत्तीसगढ़ का जो अगर आप भौगोलिक संरचना देखेंगे तो वो खनन या अपन कहें खनिज के ऊपर निर्भर है ना। उसकी जो आबादी है या उसकी जो मुख्य आय के स्रोत है वो खनिज आधारित अर्थव्यवस्था है। इस पर खनिजों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, परंतु इसमें बहुत सारे ऐसे दुर्गम इलाके हैं और जनजातियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उसके कारण यहाँ पे माओ जो लोग हैं उनका ज़्यादा वर्चस्व यहाँ पे देखने मिलता है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ उसमें सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो अभी पिछले 2 दिन पहले करीब 23 जो है सुरक्षा बलों के जवान और छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा के करीब 23 जवानों को माओवादी हमले में मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। और करीब 35 के आसपास करीब जो जवान सैनिक हैं वो इसमें दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं। अब बात ये है कि आप देखेंगे, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो छत्तीसगढ़ में या अन्य जगहों पे जो माओवादी हमले होते हैं उनका जो समय होता है वो ये ही समय होता है, अप्रैल, मई, जून। क्योंकि अप्रैल, मई और जून का वो समय होता है जिस समय में भारत सरकार की जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा ज़्यादा मात्रा में जो है अभियान चलाए जाते हैं मौसम की परिस्थितियों को देखकर। और जो गर्मी का मौसम आता है मध्य भारत के क्षेत्र में, तो उस परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पर जो है
जलवायु के कारण और भौगोलिक स्थितियों के कारण इन समयों में जो भारत के सुरक्षा बल हैं और राज्य पुलिस के जो जवान होते हैं उनके द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं नक्सलवाद या माओवाद के विरोध में, और उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। इसी के विरोध में हमें जो है समय समय पे इसी समय काल के दौरान क्या देखने मिलता है, सुरक्षा कर्मियों पर हमले देखने मिलते हैं। ये आमतौर पर नागरिकों को या सुरक्षा बल के जवानों को अपना निशाना बनाते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिल सके। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 175 से भी ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं पिछले 10 वर्षों में, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि इस तरीके से भारत के अंदर डोमिसाइल टेररिज्म जो हो रहा है, घरेलू आतंकवाद जो हो रहा है, भारत के ही कुछ नागरिक कुछ संगठन बनाकर भारत के जवानों पर या फिर भारत के नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, तो ये भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं कि असल में ये है क्या, कौन है माओवादी और कौन है नक्सलवादी। तो माओवादी की अगर हम बात करें तो माओवादी जो विचारधारा है उसका उदय हुआ है चीन से। चीन के एक माओवादी नेता थे जो कि माओ से तुंग। तो जो माओ से तुंग थे उनकी विचारधारा ये थी कि हमें सत्ता में पावर चाहिए है और हमारी बात जो है, हमारी विचारधारा जो है वो सर्वमान्य होनी चाहिए। हम सरकार के निर्णयों पे हमारा जो है अधिकार होना चाहिए, और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, मतलब जो व्यापारियों के द्वारा किसी भी चीज़ के दाम या फिर अपन कहें बाजार को नियंत्रण करना हो, या फिर समाज में पूंजी बात से मतलब ये है उच्च और निम्न से, मतलब उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा निम्न स्थान पर आने वाले व्यक्तियों का शोषण किया जाना। इसके विरुद्ध था जो विचारधारा थी वो थी किसकी, माओवादी विचारधारा या माओ से तुंग की विचारधारा। उनका मानना था कि इस क्रम को हम कैसे बदल सकते हैं, हथियारों के माध्यम से, मतलब हिंसक या हथियारबंद अगर हम आंदोलन करते हैं तो इस तरीके से पूंजीवाद की जगह समाजवाद की विचारधारा की स्थापना कर पाएंगे। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि माओवादी विचारधारा क्या है कि हथियारों के माध्यम से अपनी बात को मनवाना, है ना, सरकार पे दबाव डालकर या आम जनता पे दबाव डालकर हथियारों के या हिंसक आंदोलनों के माध्यम से या हिंसक हमलों के माध्यम से अपना वर्चस्व बनाना, ये और हित करना, खुद स्वयं के हित, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्वयं के हित निहित है। मतलब इच्छा क्या कर रहा है माओवादी, वो इच्छा कर रहा है कि मेरे स्वयं के हित हों। अगर पूंजीवादी व्यवस्था को लागू किया जाता है तो जो निचले तबके का व्यक्ति है उसका कहीं ना कहीं अहित होता है, क्योंकि जो सत्ता जिसके हाथ में होती है, शक्ति जिसके हाथ में होती है, उसके द्वारा शोषण किया जाता है निचले तबके के व्यक्ति का। तो माओवादी विचारधारा क्या है कि जो शोषित वर्ग है उसका शोषण रुके, उसकी बात भी सुनी जाना चाहिए, ये है माओवादी विचारधारा। मगर उसके लिए वो गलत रास्ता अपनाते हैं जो कि हिंसा का है। ऐसा ही एक भारत के अंदर हमें देखने मिलता है, मगर आप इसको ये मत समझिए, भारत के अंदर जो नक्सलवाद है और माओवाद है, दोनों का जो एम है वो एक ही है ना, दोनों का जो उद्देश्य है वो एक ही है, लगभग एक ही है। बस फ़र्क ये है कि जो नक्सलवाद है वो सरकार में अपना जो है अपने उत्थान करवाना चाहता है सरकार के माध्यम से, या सत्ता में मजबूत पकड़ बनाना चाहता है, और नक्सलवाद जो है, नक्सलवादी जो विचारधारा है वो कभी भी वंचित वर्ग के लोगों की अवहेलना सहन नहीं कर सकता, ये उसकी मुख्य विचारधारा है। और माओवादी की अगर विचारधारा की बात करें तो माओवादी विचारधारा पूर्ण रूप से सत्ता को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है और वो जो शोषित वर्ग है उसको ऊपर उठाना चाहती है, जिससे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी जो समाज है उसको सामाजिक समाज में बदला जा सके। परंतु दोनों जो है रास्ता अपनाते हैं हिंसा का। और अब वर्तमान समय अगर हम देखें तो जो इसके जो आंदोलन के लीडर्स थे उनकी मृत्यु हो गई, आत्महत्या कर ली, उसके बाद ये आंदोलन जो है वो एक रास्ते पे आ गए दोनों, और दोनों आंदोलन अब वर्तमान में एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, और माओवाद और नक्सलवाद दोनों आपस में मिल चुके हैं। माओवाद के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब मैं बताता हूँ आपको नक्सलवाद। तो नक्सलवाद की जो शुरुआत हुई है, नक्सलवाद की शुरुआत जो हुई है, पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव है नक्सलवाड़ी। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव है नक्सलवाड़ी, इसी के नाम पे यहाँ पे नक्सलवाद इसका नाम पड़ा है। 1967 में यहाँ से एक आंदोलन चालू हुआ जो सरकार की नीतियों के खिलाफ था, या हम कहें
कि ये सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चालू किया, है ना, परंतु आंदोलन हिंसक था। तो इसको हिंसक आंदोलन का जो इन्होंने रूप लिया, तो इसके कारण ये पूरे समाज में या हम भारत के जो अन्य लोग हैं इसको गलत मानते हैं, परंतु जो इसको अपनाते हैं वो इससे प्रभावित होकर इसको सही मानते हैं। उनका कहना है कि भाई हथियार के माध्यम से ही सरकार की हम बात को मनवा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं और पीछे जाना चाहता हूँ इसमें कि क्या भारत में 1900 जैसे ये नक्सलवाड़ी में जो आंदोलन हुआ था 1967 में हुआ था पहली बार, है ना, पर थोड़ा सा मैं इसके पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे कि ये जो नक्सलवाड़ी का जो आंदोलन है या जो माओ मूवमेंट है भारत के अंदर या नक्सल मूवमेंट जो है भारत के अंदर, क्या उसमें अगर आप देखेंगे तो जो निचले वर्ग जो भारत में कहे जाते हैं, जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग जो कहे जाते हैं, कृषक समुदाय या जो कृषक है या अपन उसको कह सकते हैं गरीब कृषक है, उनकी संख्या इसमें ज़्यादा होती है। मतलब जो इस मूवमेंट से प्रभावित होते हैं उनकी संख्या इसमें ज़्यादा होती है। तो भारत में क्या हुआ, अगर हम इसको 1922 में देखें, इसके जो विचारधारा के जो बीज हैं वो भारत में पहले से मौजूद थे। 1922 में जब हम देखें चोरा चोरी का जो कांड हुआ था, चोरा चोरी कांड में अंग्रेजी 22 पुलिस वालों को जलाकर मार दिया गया था। तो अगर हम उस घटना से इसका रिलेशन देखें, इस विचारधारा के बीच को देखें, तो आप ये देखेंगे कि चोरा चोरी कांड में ज़्यादा मात्रा में जो हमलावर थे वो किसान वर्ग से आते थे और उन्होंने हमला किया और उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने क्षेत्र से अलग कर दिया। भले आगे चल के महात्मा गांधी ने अपना जो आंदोलन था इसके लिए वापस ले लिया, परंतु किसान ये मान गए थे। उस समय उनके मन में ये बात आ चुकी थी कि अगर हमें अपनी सरकार से बात मनवानी है, भले वो ब्रिटिश सरकार थी, हमें अपनी सरकार से बात मनवानी है तो हमें हथियारों का सहारा लेना पड़ेगा। वो ज़्यादा कारगर तरीका था। ये जो बात किसानों के मन में आई, यही कहीं न कहीं बीज बो चुका था नक्सलवाद की भारत के अंदर। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत में एक और समस्या रही, जैसे कि आपने देखा हो सुना होगा भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने चलाया। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि आचार्य विनोबा भावे का जो आंदोलन था वो अगर सफल हुआ, हम उसको सफल कहते हैं, परंतु उसकी एक नाकामी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर भारत में विनोबा भावे ने आंदोलन चलाया, भूदान आंदोलन, उसका उद्देश्य था कि जो अव्यवस्थित भूमि का बंटवारा था वो समस्त लोगों में एक समान ना हो भी पाए, तो कम से कम इतना हो जाए जो किसान जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो अपना उत्पादन नहीं कर पाता है ना, वो उसके पास ज़मीन पहुंच जाए और वो भी अपना उत्पादन कर सके, है ना। तो भूदान आंदोलन के बारे में कभी और डिटेल में बताऊंगा, परंतु ज़मीन का बंटवारा जब नहीं पहुंच पाया, तभी तो ये जो नक्सलवाद की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं ये उस ओर जड़े, क्योंकि ये जब ही तो शोषित बने जब उनके पास वो भूमि ना थी, उनके पास रोजगार नहीं था, तभी तो जाके वो उससे प्रभावित हुए। तो एक मुद्दा यहाँ पे ये भी आता है, भूदान आंदोलन में अलग से कवर करूँगा आपको, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं भारत में नक्सलवाद का जो पूरा डिटेल रहा वो कैसे रहा। तो 1967 की बात है। असल में जो माओवादी आंदोलन था वो चीन में, जो माओ त्से तुंग ने माओवादी आंदोलन चीन 60 के दशक में चलाना, 1950 के बाद से वो एक्टिव हो गए थे और लगभग 60 के दशक में ने जो माओवादी विचारधारा थी वो पूरे के पूरे चीन पे एक बहुत बड़ी आबादी पे हावी हो चुकी थी और उस आबादी से भारत के कुछ क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे। उस विचारधारा से भारत के कुछ क्षेत्र और भारत के कुछ लोग भी प्रभावित हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ भारत में कैसे इसका उदय हुआ। तो पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी नामक एक जगह थी। 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर थे चारू मजूमदार और कानू सन्याल। चारू मजूमदार और कानू सन्याल, उन्होंने 1967 में 1967 में एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत कर दी। और ये जो मजूमदार साहब थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, इन्होंने ये जो लड़ाई की शुरुआत की थी वो चीन की माओ विचारधारा से प्रभावित होकर की थी, क्योंकि ये खुद माओ से तुंग के बहुत बड़े समर्थक थे। और इनका जो आंदोलन था, जो सशस्त्र आंदोलन था, हथियारों के दम पे जो आंदोलन था, वो किसानों की दुर्दशा, मजदूरों की दुर्दशा को सुधारने के लिए उच्च वर्गों का निचले वर्ग के जो व्यक्ति थे उन पर किया जा रहा शोषण के विरुद्ध इन्होंने ये क्रांति चालू कर दी, है ना। और
ये जो मानते थे, इनका मानना क्या था कि जो सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां ऐसी हैं कि उच्च वर्ग का व्यक्ति नीचे वर्ग के व्यक्ति का शोषण कर पा रहा है। किसान का शोषण उसके जो भूमि जमींदार हैं वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने नीतियां सही नहीं बनाई हैं। सरकार अगर अपनी नीतियां सुधार ले तो इनका शोषण बंद हो जाए, ये इनकी मुख्य विचारधारा थी, है ना। तो इसी के विरोध में इन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, सशस्त्र आंदोलन। कारण क्या था विद्रोह का? कि किसानों की दुर्दशा हो रही है, मजदूरों की दुर्दशा हो रही है, और जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं वो निचले वर्ग के व्यक्तियों के साथ का शोषण कर रहे हैं। इस आधार पर इन्होंने आंदोलन का रूप दिया। बहुत बड़ा हिस्सा जो था पश्चिम बंगाल का इससे प्रभावित हुआ, और इसकी आग जो है पूरे भारत में आगे बढ़ती चली गई। खैर, इसमें 1967 में ये आंदोलन तो स्टार्ट हुआ कहाँ से? कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा या कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के द्वारा, परंतु आगे चल के जब इस चूंकि ये विचारधारा हिंसक थी तो इससे अलग अलग लोग किनारा करने लगे। और सबसे पहले तो जो बहुत सारे जो लीडर्स इसमें बन गए थे, उन्होंने अपनी भारतीय या अखिल भारतीय एक समन्वय समिति गठन कर ली क्रांतिकारियों की, और उन्होंने अपने आप को जो है अलग कर लिया। किससे? कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया। और 1971 में एक बड़ा विद्रोह, आंतरिक विद्रोह हुआ, जिसको सत्यनारायण सिंह ने चलाया। 1971 का, इसको आप याद रखिएगा, 1971 का आंतरिक विद्रोह, 1971 का आंतरिक विद्रोह ये किसने चलाया? सत्यपाल सिंह ने। सत्यनारायण सिंह, ये याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। 1971 में आंतरिक विद्रोह हुआ और सत्यनारायण सिंह ने इसका नेतृत्व किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी तो इससे अलग, अपने आप को अलग कर चुकी थी। बहुत सारे इसके डिवीज़न बन गए थे, बहुत सारे छोटे बड़े नेता बन गए थे। इसके बाद जब 1971 में ये जो आंतरिक विद्रोह हुआ, सरकार बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो सशस्त्र बलों को आदेश दिया और सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया चारू मजूमदार को, है ना, क्योंकि वो इस जो प्रमुख प्रेरणा थे इस आंदोलन के, इस विचारधारा के भारत के अंदर प्रमुख प्रेरणा थे। तो चारू मजूमदार को गिरफ्तार किया और हिरासत के 1971 में ही पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। 10 दिन के लिए गए थे कारावास और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है, जो नक्सलवादी आंदोलन का भारत के अंदर जो नेतृत्व किया, वो किया कानू सन्याल ने। कानू सन्याल ने नक्सलवादी आंदोलन का आगे जो है नेतृत्व किया। इसके बाद 2010 में, 23 मार्च 2010 की डेट थी, 23 मार्च 2010 में कानू सन्याल ने जो उनका पूरा नक्सलवाद जो आंदोलन था उसका राजनीतिकरण होता देख, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां इस बेस पर आ गईं, उन्होंने कहा नहीं हम हिंसक नहीं करेंगे, मगर उनकी विचारधारा ठीक है ना, सब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, तो और बहुत सी छोटी छोटी जो पार्टियां थी वो उभरी, और उन्होंने इस पूरे आंदोलन का जो है स्वरूप बदलने का प्रयास किया। और इसी राजनीतिकरण होते हुए देख उन्होंने इस आंदोलन का कानू सन्याल ने 23 मार्च 2010 को आत्महत्या कर ली। और एक बार फिर ये आंदोलन जो है, वो जो लीडरशिप थी उसकी, वो भी अलग हटती हुई हमें दिखाई दी। अब इस आंदोलन की अगर हम बात करें, ये आंदोलन पश्चिम बंगाल से निकलता है और भारत में फैलता है। तो इसका एक रीज़न भी है, जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा न्यूज़ में, कि जो माओवादियों का जो नारा है वो भारत के अंदर नारा है पशुपति से तिरुपति तक केवल एक ही विचारधारा। ये नारा किसका है? माओवादियों का नारा है, नक्सलवादियों का नारा है। पशुपति से तिरुपति तक, मतलब पशुपति कहाँ पर? नेपाल में, पशुपतिनाथ जो मंदिर है नेपाल में, और तिरुपति तिरुमला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में जो मंदिर है। मतलब इतना बड़ा एरिया इनको कवर करने का जो है तो उद्देश्य है। मतलब ये आपका पशुपतिनाथ नेपाल से होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका, आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर आप नीचे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, तो ये बड़ा इलाका इन्होंने कवर कर रखा है अपनी विचारधारा का जो इन्होंने विचार प्रसार करा है। बहुत सारे इनके भारत के अंदर समर्थक भी पाए जाते हैं। परंतु ये आंदोलन भारत
के लिए क्यों इतना खतरनाक होता जा रहा है? क्योंकि भारत के अंदर जो असमानता है ना, सांस्कृतिक असमानता है या सामाजिक असमानता, वो बहुत बड़े स्तर पर है संस्कृति को लेकर। तो जब ये आंदोलन जो है पश्चिम बंगाल से निकलकर, मजदूरी शोषित या फिर किसानों से निकलकर जब ये आंदोलन झारखंड के बाद बिहार में पहुंचता है, या जब का बिहार अभी का झारखंड में पहुंचता है, तो ये जो लड़ाई है ये उच्च और मध्यम वर्ग के बीच जो संघर्ष था उसने एक नया रूप लिया और वो जातीय वर्ग की लड़ाई बन गई। जातीय वर्ग मतलब अलग अलग भारत में जो जातियां पाई जाती हैं, है ना, उनके बीच ये लड़ाई बन गई और बिहार जैसे राज्य में इसने तबाही मचा दी और बिहार भी काफ़ी खासा परेशान रहा। बाद में जब झारखंड का जो गठन हुआ तो बिहार, अब हम उसको जो है वो लो इसमें आता है, परंतु झारखंड हाई उसमें आता है, इसके रिस्क में, या अपन कह सकते हैं इसको हाई माओवादी विचारधारा का क्षेत्र है। और एक और इसमें हम देखें कि एक सेना का नाम आता है श्री राम सेना। प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, श्री राम सेना। श्री राम सेना जो है वो इसकी अगर हम बात करें, माओवादियों की सबसे बड़ी सेना है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। श्री राम सेना किस उसका समर्थन करती है? तो श्री राम सेना जो है माओवादियों की सबसे बड़ी सेना का नाम है, जिसने उच्च वर्ग के खिलाफ बिहार और झारखंड के इलाके में उच्च वर्ग के खिलाफ सबसे पहले हिंसक प्रदर्शन करना शुरू किया था। श्री राम सेना ने उच्च वर्ग के खिलाफ सबसे पहले हिंसक प्रदर्शन की शुरुआत की थी। चलिए आगे देखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ भारत के अंदर जो नक्सलवाद की जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उनका एक मैं छोटा सा आपको वो दे देता हूँ। तो हम 2007 में देखें जैसे, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर जिला और उसके आसपास का इलाका नक्सलवादी और माओवादी विचारधारा से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र अगर छत्तीसगढ़ के अंदर है तो वो बस्तर माना जाता है। अभी भी बस्तर जिले में ही अभी हमला हुआ है ना। तो 2007 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में 300 से ज़्यादा विद्रोहियों ने 55 पुलिसकर्मियों को मारा था। इसके बाद अगर हम देखें 2008 में उड़ीसा में 14 पुलिसकर्मियों को मारा था, है ना। इसके बाद 2009 में महाराष्ट्र में 15 सीआरपीएफ के जवानों को मारा गया था। और 2010 में मुंबई में एक कोलकाता मुंबई ट्रेन में 150 यात्रियों को मारा था 2010 में। 2010 में पश्चिम बंगाल में सिल्दा कैंप में नक्सलियों ने 24 जवानों को मारा था। सिल्दा सैनिकों का कैंप था, उसमें घुसकर नक्सलियों ने जो है 2010 में 24 जवानों को मारा था। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो 2011 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 76 जवान शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के 76 जवान दंतेवाड़ा में 2011 में शहीद हुए थे। 2012 में झारखंड के गढ़वा जिले में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई। इसके बाद और एक बड़ा हमला हुआ 2013 में, जिसमें छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कांग्रेस के नेताओं पर हमला हुआ और 27 लोग और कांग्रेस के कई विद्याचरण शुक्ल जैसे बड़े नेताओं को इसमें मार दिया गया। महेंद्र कर्मा जैसे बड़े नेताओं को कांग्रेस के मार दिया गया था, जो कि नेताओं के ऊपर महेंद्र कर्मा जाने जाते थे नक्सल विरोधी आंदोलन के लिए, कांग्रेस के लीडर थे, जाने जाते थे, विद्याचरण शुक्ल जाने जाते थे। और उन्होंने नक्सलवादियों ने सुकमा जिले में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के पास है सुकमा घाटी, वहाँ पर 27 व्यक्तियों की नेताओं की कांग्रेस की हत्या कर दी थी। बहुत बड़ा हमला था ये। और इसके बाद 2021 का जो बस्तर का बीजापुर है, वहाँ पे भारतीय जो सीआरपीएफ है और छत्तीसगढ़ पुलिस के 23 जवानों को मार दिया गया और 31 जवान घायल हुए हैं। तो ये बड़ी घटनाएं जो कि की गई किसके द्वारा? माओवादियों के द्वारा। इसके बाद अब देखें कि सरकार के द्वारा कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं नक्सलवाद को या माओवाद को ख़त्म करने के लिए। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला इसमें नाम आता है स्टीपेल चेस अभियान। स्टीपेल, ये आप नोट कर लीजिए, स्टीपेल चेल्स अभियान जो है वो 1971 में चलाया गया था। प्रश्न आ सकता है आपको, निम्न में से किस अभियान का संबंध माओवाद या नक्सलवाद के विरोध से है?
स्टीपेचेल्स अभियान 1971, स्टीपेचेल्स अभियान 1971। इसके बाद जो है ये भारत 1971 में चलाया गया था और इस अभियान में लगभग 20,000 नक्सली मारे गए थे। 20,000 नक्सलियों को मार दिया गया था, अलग अलग जगह चलाया गया था। लगभग 20,000 नक्सलियों को मार दिया गया था इस स्टीपेचेल्स अभियान में 1971 में चलाया गया। तो याद रखना स्टीपेचेल्स अभियान का ऐसे संबंधित है नक्सलवाद या माओवाद के अंत से संबंधित है। इसके बाद ग्रीन हंट अभियान, ये जो अभी वर्तमान में जो घटना घटी है इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हंट अभियान ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और उसके आसपास के जिलों में चलाया जा रहा है ग्रीन हंट अभियान, और ये सन 2000 से प्रारंभ किया गया था ग्रीन हंट अभियान। इस अभियान के तहत ही वर्तमान में वहाँ पे अभी सैनिक जो सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं वो इसी अभियान के तहत करने वहाँ पहुँचे थे। ग्रीन हंट अभियान ये चलाया गया है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। इसके साथ साथ ये झारखंड और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी चलाया जा रहा है। इसमें क्या होता है, पैरामिलिट्री जो होती है जैसे सीआरपीएफ, मैंने अभी आपको बताया कि भाई छत्तीसगढ़ में जो हमला हुआ है रिसेंटली उसमें कौन कौन खत्म हुआ है, सीआरपीएफ के जवान और राज्य पुलिस बल के जवान। तो जो ग्रीन हंट प्रोग्राम होता है, अभियान है, इसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है भारत की वो और राज्य पुलिस जो होती है लोकल पुलिस उसके साथ मिलकर अभियान चलाया जाता है नक्सलवाद या माओवाद के विरोध में, है ना। तो वर्तमान में ये जो चल रहा है ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसको चलाया जा रहा है। ग्रीन हंट अभियान शुरुआत हुई इसकी 2009 से। 2009 से, इसको सुधार लीजिएगा, ग्रीन हंट अभियान की शुरुआत 2009 से हुई। ग्रीन हंट अभियान की शुरुआत 2009 से हुई, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और इसमें अभियान चलाया गया, अभियान प्रहार। अभियान प्रहार की अगर हम बात करें तो ये भी नक्सलियों के खिलाफ चलाया जाने वाला 2017 में प्रारंभ हुआ प्रहार अभियान, प्रहार 2017। तो ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अभियान प्रहार का संबंध किससे है, अभियान ग्रीन हंट का संबंध, स्टीपेचेल्स का संबंध किससे है। तो जो अभियान 2017 है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो सुकमा घाटी में जो 27 कांग्रेस नेताओं को मार दिया गया था उसके बाद ये अभियान को चलाया गया था। और इस अभियान को चलाने के बाद एक जगह थी छत्तीसगढ़ की जो चिंता गुफा, वहाँ पर कुछ जो नक्सलवादी थे उनके छुपे होने की, माओवादियों के छुपे होने की खबर मिली और सुरक्षा बल ने इसमें प्रहार अभियान चलाकर वहाँ बहुत सारे जो थे उनको मारा। करीब 15 से 20 नक्सलियों को यहाँ पे मार दिया गया और कुछ सुरक्षा बलों के लगभग 3 जवान भी उसमें घायल मृत्यु हुई थी। और इसमें आप देखेंगे तो कोबरा कमांडो जो होता है भारत का, छत्तीसगढ़ पुलिस बल है और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस फोर्स होती है और इंडियन गार्ड्स होते हैं जो रिजर्व गार्ड होते हैं और इंडियन एयरफोर्स के जो सैनिक होते हैं, उन्होंने इस अभियान में हिस्सा लिया था, ऑपरेशन प्रहार, जो कि सुकमा घाटी हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बचती है कि अगर हम देखें एक शब्द यहाँ पे आता है, एक सेकेंड, एक शब्द यहाँ पे आता है और LWE मतलब लेफ्ट विंग। एक आपने सुना होगा, एक राजनीतिक पार्टी जैसे आप बोलते हैं ना, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, लेफ्ट का मतलब होता है वामपंथी, वाम मतलब लेफ्ट मतलब अपोजिट, है ना। यहाँ पे जैसे सीधा को हम सीधा बोलते हैं तो उसको जस्ट उल्टा क्या है, उल्टा है ना, सीधा उल्टा जैसा बोलते हैं, वहाँ से इसका संबंध आता है लेफ्ट का मतलब होता है वामपंथी। वाम का मतलब ये होता है कि जो सरकार की विचारधारा है उसके जस्ट अपोजिट विचारधारा, उसको बोलते हैं लेफ्ट। तो जैसे हमारे पश्चिम बंगाल में भी पार्टी है लेफ्ट, है ना, मगर अब वो हिंसक रूप से वहाँ शामिल नहीं है क्योंकि उसका तो बहुत संबंध बहुत पहले ख़त्म हो चुका। तो LWE जो है ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है इसका मतलब ये है, इसको हिंदी में बोलेंगे वामपंथी चरमपंथ। और भारत सरकार इसी को एक और नाम देती है, इसको ऐसा देखिए, एक और नाम देती है LWE, है ना। इसी को ये इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिज्म मतलब वामपंथी चरमपंथ, और LWEA मतलब लेफ्ट विंग
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज़, इनको घोषित किया जाता है और सरकार उसके खिलाफ वैसे अभियान चलाती है। तो इसको याद रखिएगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या है, ये माओवादियों से संबंधित है। सरकार इसको समय समय पर घोषित करती है क्षेत्रों को और वहाँ पे अपने अभियान चलाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी इसकी दे दी है। जो हमला हुआ छत्तीसगढ़ में हाल ही में पिछले 2 दिन पहले, तो उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है। और लगभग एग्ज़ाम में अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे लगभग बन जाएगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।